नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप लोगों से मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जिस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की वजह से पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है, उस तिरंगे के बीचों बीच में जो एक चक्र सुशोभित है 24 तीलियों वाला, उस चक्र को धम्म चक्र कहा जाता है। और वह चक्र सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट जो है, वहाँ से उस चक्र को लिया गया है और उस चक्र को ध्वज के बिल्कुल बीचों बीच लगाया गया है। सांस्कृतिक तौर पर भारत के पास बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, बहुत सारे प्रतीक रहे होंगे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चयन किया तो उस राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच उन्होंने अशोक के चक्र को जगह दिया, क्योंकि सम्राट अशोक महान के चक्र से बेहतर और कुछ उनको नहीं लगा और कुछ उनको नहीं मिला पूरे भारत के इतिहास में, अब तक का भारत का जो लिखित इतिहास है। और मैं बात करूं सिर्फ इस चक्र की बात नहीं, सिर्फ तिरंगे ध्वज की बात नहीं है। आप जब भारत के संविधान जिससे पूरा देश चल रहा है, उस संविधान के जब आप कवर पेज को जब आप देखेंगे तो उसके कवर पेज पे आपको और किसी की फोटो नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो आपको फोटो मिलेगी वो भी अशोक की लाट है, जो अशोक का राज चिन्ह है, जो अशोक का राजकीय चिन्ह, जो आज भारत का राजकीय चिन्ह है। अब सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रतीक रहे होंगे, बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब राजकीय चिन्ह चुनने की बारी आई तो उन्होंने सम्राट अशोक की लाट को ही क्यों चुना। भारत के पास बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें थी विरासत के तौर पे, बहुत जगह पूरे देश में खुदाई हुई, लेकिन सम्राट अशोक महान के लाट के अलावा जो सारनाथ में मिली, उस लाट के अलावा भारत के पास ऐसा क्या था जिस पर विश्व मंच पर जिसको प्रस्तुत किया जाए और पूरी दुनिया के सामने कहा जाए कि हमारे पास ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। जब हम विश्व मंच की बात करते हैं तो वहाँ पर सम्राट अशोक महान के अलावा और कोई शासक उनके आसपास भी नहीं भटकता है। उनके समकक्ष की तो बात छोड़िए, उनके आसपास भी कोई शासक पूरी दुनिया में है ही नहीं। यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राजकीय चिन्ह में अशोक के लाट को चुना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में उन्होंने अशोक के चक्र को चुना। संविधान का भारत के संविधान का जो कवर पेज है, उस कवर पेज पर फ्रंट पे अशोक की लाट को चुना। यहाँ तक कि आप जो कोर्ट कचहरी जाते हैं वहाँ पर जो स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर में भी आपको वहाँ पर अशोक की लाट ही मिलेगी। वहाँ पर आपकी जो मुद्रा है, राज मुद्रा, जो हमारी जेब में जो करेंसी है भारत की, उस करेंसी में भी अगर अशोक की लाट अगर नहीं है तो वह करेंसी, वो मुद्रा अमान्य हो जाती है। अब सोचिए कि इस देश में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अशोक की लाट को ही मुद्रा में क्यों रखा गया। जब भारत के नागरिक कभी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हमको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप विदेश जाएंगे वहाँ आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो पासपोर्ट बनता है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट कम से कम होना चाहिए, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के कवर पेज पर भी अशोक की लाट ही है, और उस पासपोर्ट में जितने भी पेज होते हैं, हर पन्ने को जैसे ही आप पलटेंगे, हर पन्ने पर आपको अशोक की लाट ही नजर आएगी और कुछ नहीं। तो मतलब जो प्रतीक, जो चीज़ें भारत को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक महान दिखाई दिए और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अशोक के अलावा भारत के पास ऐसा कोई शासक है ही नहीं जिसको विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। अब सोचिए कि ऐसे महान शासक जिन्होंने आज नहीं, आज तो भारत में एम्बुलेंस की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, और एक मामला उड़ीसा में ऐसा भी आया कि एक व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई और हॉस्पिटल में उसको एम्बुलेंस नहीं मिला, तो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लाद के वो और 7 किलोमीटर हॉस्पिटल से अपने घर गया वो। आज ये व्यवस्था भारत में है। और ऐसे भारत में सोचिए कि आपके 2300 साल पहले जो शासक थे सम्राट अशोक महान, उन्होंने
न सिर्फ मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए, उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनवाए। सड़क किनारे जब आप सड़कें देखेंगे, जो जीटी रोड है, जो जीटी रोड के दोनों तरफ किनारे शानदार वृक्ष लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर कुआं तालाब थे, क्योंकि उनको पता था कि जब व्यक्ति सफ़र करेगा, चूँकि उस समय आने जाने का जो माध्यम था वो जानवरों के माध्यम से था, घोड़े, ऊँट, हाथी, बैल, लोग इससे चलते थे। तो जब व्यक्ति इनकी सवारी करेगा तो आदमी को आराम चाहिए तो जानवरों को भी आराम चाहिए। अगर आदमी को भोजन चाहिए तो जानवरों को भी भोजन चाहिए। अगर व्यक्ति को, मनुष्य को अगर छाया चाहिए तो जानवरों को भी चाहिए। तो उन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के भी अस्पताल बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए, उन्होंने कुआं तालाब खुदवाए कि मनुष्य भी और जानवर भी सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सबका मंगल हो, कल्याण हो। और मंगल कल्याण भी किसका कर रहे हैं वो सोचिए। सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं, सुदूर देशों में, यहाँ से अफ्रीका तक सोचिए कि क्या जरूरत थी उनको। आज हम अपने देश में एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं डेड बॉडियों को, और उन्होंने उस समय एम्बुलेंस दिया, उन्होंने उस समय औषधियों को रोपित करवाया। जिन देशों में नहीं थी वहाँ रोपित करवाए, जहाँ नहीं थी वहाँ भिजवाए। वो क्या जरूरत थी उनको, सम्राट अशोक महान को। तो इसने इतने महान, इतनी ऊंची सोच, लोक कल्याण की भावना रखने, तो इतने महान शासक के बारे में अभी हाल ही में एक दया प्रकाश सिन्हा करके साहित्यकार हैं, अपने आप को साहित्यकार कहते हैं। हालांकि मैं तो ऐसे व्यक्ति को साहित्यकार नहीं कह सकता हूँ, उनको भारत के कुछ लोग उनको साहित्यकार कहते हैं, लेकिन इतनी तुच्छ सोच वाला व्यक्ति साहित्यकार हो ही नहीं सकता। वो चाटुकार हो सकता है, गुलाम हो सकता है। इतने महान शासक के बारे में उन्होंने जो लिखा, जो एक नाटक या मंचन जो भी है, तो उन्होंने उसमें कहा कि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसे थे। अब सम्राट अशोक महान की तुलना औरंगजेब से कर दिए, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास से अगर सम्राट अशोक महान को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इतिहास के 70% पन्ने खाली रह जाएंगे। क्योंकि सम्राट अशोक भारत के नहीं हैं, सम्राट अशोक पूरी दुनिया के हैं। सम्राट अशोक महान ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। पूरी वसुधा के कल्याण की बात करते हैं सम्राट अशोक महान। ऐसे महानायक से प्रेरणा लेने के लिए आज भी इस 21वीं सदी में फ्रांस के लोग वहाँ पर अशोक की लाट बनवा रहे हैं। सोचिए, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में अशोक की लाट बनवाई जा रही है, वियतनाम में, चीन में, थाईलैंड में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, पूरी दुनिया के लगभग 2 दर्जन ऐसे देश हैं जो सम्राट अशोक महान से प्रेरणा लेने के लिए वहाँ पर अशोक की लाट वो लगवा रहे हैं। और एक तरफ भारत में कुछ धूर्त हैं, जो मूर्ख टाइप के लोग, जो चाटुकार हैं, इतिहासकार नहीं, चाटुकार उनको कहेंगे। थोड़ी सी ख्याति पाने के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, औरंगजेब से तुलना कर दी। अरे भाई, जिस सम्राट अशोक महान का नाम हटा लेने से इतिहास के 70% पन्ने खाली रह जाएंगे, जो सम्राट अशोक महान के इर्द गिर्द, उनके समकक्ष तो छोड़िए, उनकी तुलना तो छोड़िए, उनके आसपास भी कोई शासक भटकता नहीं है, आप औरंगजेब से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मनोदशा को दर्शाता है, उनकी तुच्छ सोच को दर्शाता है। और मैं चाहूँगा कि राकेश सिन्हा जी अविलंब पूरे देश से माफ़ी मांगें, वरना इस देश में जितने भी सम्राट अशोक महान के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोग, उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं राकेश सिन्हा के इस बयान से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से राकेश सिन्हा जी से मैं यही अपील करता हूं कि अविलंब आपने जो टिप्पणी की है उस पर आप माफ़ी मांगिए और अपने शब्दों को वापस लीजिए। और अगर आप समय रहते शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए आप, क्योंकि आपने सम्राट अशोक महान पर इस तरह की टिप्पणी की है जिसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सम्राट अशोक महान के अनुयायी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के आज वो लोग लाट लगवा रहे हैं, स्तंभ बनवा रहे हैं अपने अपने देशों में, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर चाहते हैं कि राकेश सिन्हा इस
पूरे प्रकरण पर अपने शब्दों को वापस लें, माफ़ी मांगें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।